अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात। मैं हूं मोहम्मद आतिफ़ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर वाफ़ियत हैं। आप मुझसे पढ़ रहे हैं जमात दहम की फ़िज़िक्स और जमात दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का चैप्टर नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। अपने गुज़िश्ता लेक्चर में हमने सवालात का इयादा इस हिस्से के 2 सवालात 14.4 और 14.5 को हल करना सीखा। इसी सफ़र को मज़ीद आगे की जानिब बढ़ाएंगे और सीखेंगे 14.6 और 14.7 सवालात का हल। तो चलें बग़ैर किसी ताख़ीर के बढ़ते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, जैसा कि लेक्चर के आगाज़ में आपको बता चुका हूँ कि आज हम आगाज़ करेंगे हम सवालात का इयादा इस हिस्से के छठे सवाल से। चलें देखते हैं कि इस 14.6 सवाल में हमसे क्या पूछा जा रहा है। हमसे पूछा ये जा रहा है कि रेजिस्टेंस और उसके यूनिट की तारीफ़ करें। अब यहाँ पे बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं कि वो रेजिस्टेंस की तारीफ़ लिखते हैं, उसका फार्मूला लिखते हैं और उसका यूनिट लिख के समझते हैं कि काम मुकम्मल हो गया। लेकिन उसने आपसे कहा है कि यूनिट नहीं लिखना, यूनिट की तारीफ़ लिखनी है। तो यूनिट की तारीफ़ जब तक नहीं करेंगे आप 1 नंबर से महरूम रहेंगे। तो जैसे ही आप रेजिस्टेंस की तारीफ़ करेंगे तो 1 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा और उसके यूनिट की तारीफ़ करेंगे तो 1 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा, जिससे आपके 2 नंबर पूरे हो जाएंगे। तो चलें हम समझते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है। अगर आपको याद हो तो अपने पिछले लेक्चर के आखिरी सवाल 14.5 में मैंने आपको ओहम का कानून लिख के बताया था। V बराबर है IR और R मैंने कहा था ये रेजिस्टेंस है कंडक्टर की। अब कंडक्टर की रेजिस्टेंस से क्या मुराद ली जाती है? रेजिस्टेंस का लफ्ज़ जहाँ पे भी आता है वो रेजिस्टेंस का लफ्ज़ उसका मतलब लिया जाता है मुज़ाहमत, रुकावट, किसी चीज़ की तरफ से ओपोजिशन, हमें किसी चीज़ से मुदाखलत का सामना करना पड़ रहा है। अब कंडक्टर में अगर करंट गुजरेगा तो कंडक्टर के अंदर आखिर ऐसा क्या मसला है कि वो मुज़ाहमत कर रहा है करंट के बहाव की, या वो करंट को गुजरने में कोई ना कोई अपोजिशन फोर्स लगा रहा है, अपोजिंग फोर्स लगा रहा है। तो कंडक्टर को ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? चलते हैं कंडक्टर के पास और कंडक्टर से पूछते हैं कि भाई आपको क्या मसला है, आप कंडक्टर में से करंट क्यों नहीं गुजरने दे रहे? तो ये रहा जी हमारे पास एक अदद कंडक्टर, और कंडक्टर में आप जानते हैं मौजूद होते हैं पॉजिटिव न्यूक्लियाई और साथ ही साथ पॉजिटिव न्यूक्लियाई के साथ मौजूद होते हैं बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो कि आज़ाद हालत में पड़े होते हैं और इस कंडक्टर में दाएं बाएं आगे नीचे ऊपर सब जगह घूम रहे होते हैं। अब जैसे ही मैं इस कंडक्टर को जोड़ूंगा एक अदद बैटरी के साथ, तो बैटरी के साथ जोड़ देने से इस कंडक्टर के सिरों के गिर्द मौजूद होगा एक अदद पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा? ये पोटेंशियल डिफरेंस तभी काम करेगा जब तक ये कंडक्टर मुकम्मल नहीं, जब तक ये सर्किट मुकम्मल नहीं होगा। जैसे ही स्विच बंद कर दूंगा सर्किट मुकम्मल हो गया है। यहाँ पे अब चार्जेस को घूमने की आज़ादी मिल गई है। अब क्या होगा कि ये हमारे पास बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा? वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब कशिश करेगा, खींचना शुरू कर देगा। जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाता चला जाऊंगा तो वो वाले इलेक्ट्रॉन्स भी जो पहले इसकी जानिब खींचे नहीं जा रहे थे उनको ज़्यादा पोटेंशियल देख के इनका भी दिल ललचाएगा और ये इस पॉजिटिव पोटेंशियल की जानिब खींचे चले जाएंगे। तो जैसे जैसा पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाता चला जाऊंगा वैसे वैसे यहाँ पे करंट की मिकदार भी बढ़ती चली जाएगी। अब देखें जहाँ जैसे ही ये चार्ज गुजरेगा इस कंडक्टर के अंदर से तो सामने पड़े हुए हैं पॉजिटिव चार्जेस यानी कि न्यूक्लियाई यानी कि एटम पड़े हुए हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स इन एटम से मुसलसल टकराते रहेंगे, टकराते टकराते ये क्या करेंगे? अपने अंदर टकराते टकराते ये अपनी एनर्जी ज़ाया करेंगे। इनको मुज़ाहमत का सामना है बहाव के अंदर और इसी मुज़ाहमत को तो हमने नाम दिया है रेजिस्टेंस का। तो आप कहेंगे कि
करंट में बहाव के अंदर जो मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा चार्जेस को, उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। लेकिन क्यों ना हम बेहतरीन काम करें और वो वाली तारीफ लिखें जो कि आपकी किताब वाले ने लिखी है, क्योंकि किताब को फॉलो करना सबसे बेहतरीन होता है। तो चलें किताब की तारीफ देखते हैं। तो आपकी किताब ने तारीफ कुछ इस तरह से की है कि किसी कंडक्टर की वो खासियत, वो खूबी जो उसमें से बहने वाले करंट के खिलाफ मुज़ाहमत पेश करती है, उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये जी हमने रेजिस्टेंस की तारीफ तो लिख दी है, लेकिन अभी रेजिस्टेंस के यूनिट की तारीफ लिखना बाकी है। तो उसके लिए हमें पहले फार्मूला लिखना पड़ेगा, फार्मूले से यूनिट देखना पड़ेगा कि यूनिट क्या बनेगा, फिर उसी फार्मूले की मदद से हम उसके यूनिट की तारीफ करने के भी काबिल हो जाएंगे। हमने ओहम लॉ के अंदर ये पढ़ा था कि V बराबर है आई आर के। यहाँ से अगर मैं आर के लिए इस मसावात को एडजस्ट कर दूं तो आर किसके बराबर आ जाएगा, V बटा आई के। ये तो हमारे पास बन गया है इस रेजिस्टेंस का फार्मूला। फार्मूले की हेडिंग देंगे, रेजिस्टेंस का फार्मूला आ गया V बटा आई। और अब चलते हैं इसके यूनिट के पास, देखते हैं कि यूनिट हमें क्या बताएगा, यूनिट क्या निकाल सकते हैं हम चाहते हैं कि हम यूनिट निकालें रेजिस्टेंस का, और इसके लिए हम फार्मूले से मदद लेते हैं। फार्मूला हमें ये बताएगा कि V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट हैं वोल्ट, और इसको V के साथ ही लिखा जाता है, और करंट का यूनिट है एम्पेयर। ये वोल्ट फी एम्पेयर लिखा जाएगा, और वोल्ट फी एम्पेयर बराबर होता है ओहम के। तो इसका मतलब है कि वोल्ट फी एम्पेयर ओहम के बराबर आ रहा है, और यही ओहम यूनिट है रेजिस्टेंस का। तो इसको भी आप बॉक्स के अंदर बंद कर दें, आप कहेंगे कि ओहम यूनिट है रेजिस्टेंस का। तो चलें अब इस यूनिट की तारीफ लिख लेते हैं, यानी कि हमें ओहम की तारीफ लिखनी है। तो इसकी हेडिंग दे दें यहाँ पे। अब हम कहते हैं ओहम की तारीफ लिखनी है, उसके लिए दोबारा से हम सहारा लेंगे किसका, फार्मूले का। हम कह रहे हैं कि ओहम बराबर है वोल्ट फी एम्पेयर के। तो अगर मुझे एक ओहम की तारीफ बनानी पड़ जाए तो उसके लिए मुझे पोटेंशियल डिफरेंस भी 1 वोल्ट लेना पड़ेगा, और उसकी वजह से जो करंट बह रहा है वो भी 1 एम्पेयर लेना पड़ेगा। तो मैं कहूँगा कि अगर किसी कंडक्टर के सिरों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और उसकी वजह से बहने वाला करंट 1 एम्पेयर हो, तो उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस 1 ओहम होगी। तो देखा आपने, फार्मूले से तारीफ बनाना बहुत ही आसानी का काम है। तो चलें अब तारीफ लिखेंगे कि जब किसी कंडक्टर के सिरों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और इसकी वजह से बहने वाला करंट 1 एम्पेयर हो, तो इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस 1 ओहम होगी।
इस तरह से आपने रेजिस्टेंस का भी समझ लिया, रेजिस्टेंस की तारीफ भी कर दी, फार्मूला भी देख लिया, यूनिट भी देख लिया और साथ ही साथ इस यूनिट की तारीफ भी लिख दी, जिससे हमारा यह सवाल मुकम्मल हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको यह सवाल अच्छे से समझ आ गया है। इसी तरह से आपने नोट्स के अंदर भी लिखना है और अपने पेपर के अंदर अगर सवाल आ जाए तो उसके अंदर भी आप इसी तरह से उसका जवाब देंगे। चलें बढ़ते हैं अब आज के अगले सवाल की जानिब। जी तो मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात, ये रहा आज के लेक्चर का दूसरा सवाल, लेकिन इस सवालात के इआदे वाले हिस्से का ये 7वां सवाल है। चलें देखते हैं कि इस 7वें सवाल के अंदर हमारे पास क्या चीज़ पूछी जा रही है और हमारे पास सीखने को इस सवाल के अंदर क्या कुछ है। पूछा यह जा रहा है कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के दरमियान क्या फ़र्क है। अब आप जानते हैं कि कंडक्टर, जब भी आप लफ्ज़ सुनते हैं तो आपके जहन में ये चीज़ आती है कि कंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं कि जो कि अपने अंदर से किसी चीज़ को गुज़रने देते हैं। अब यहाँ पे किस चीज़ को पढ़ रहे हैं हम? करंट को पढ़ रहे हैं। अब चूँकि ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से करंट को गुजरने देंगे, इनका एक ख़ास नाम होता है, इनको कहा जाता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स या इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स भी कहा जाएगा। थर्मल कंडक्टर्स भी होते हैं, लेकिन थर्मल कंडक्टर्स हमारे मौजू का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे जब हम कंडक्टर को समझ चुके होंगे। तो चलें सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्टर्स के बारे में। कंडक्टर्स के बारे में मैंने कुछ बात तो कर दी है, लेकिन इसको अभी लिखना बाकी है। यहाँ पे जितनी भी बातें लिखूँगा कंडक्टर्स की लिखूँगा और यहाँ पे जितनी भी बातें मैं करूँगा वो इंसुलेटर्स के बारे में करूँगा, क्योंकि मुझे दोनों में फ़र्क मालूम करना है। तो फ़र्क जब भी पूछ लिया जाए तो आप इसी तरह से लिखेंगे कि एक साइड पे पहली चीज़, दूसरी साइड पे दूसरी चीज़। इस साइड पे पहली चीज़ के बारे में सारी बातें दर्ज करेंगे और इस साइड पे दूसरी चीज़ के बारे में सारी बातें दर्ज करेंगे। चलिए कंडक्टर्स की तारीफ कुछ इस तरह से की जाती है कि ऐसे मटेरियल्स जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट बाआसानी गुजर सकता है, उन मटेरियल्स को नाम दिया जाता है कंडक्टर्स का। कंडक्टर्स कहलाते हैं। तो ये तो आ गई तारीफ कंडक्टर्स की। अब यहाँ पे दोबारा मैं कह रहा हूँ कि ये कंडक्टर्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हैं। तो चलें ब्रैकेट के अंदर मैं लिख भी देता हूँ ताकि चीज़ों में कन्फ्यूजन पैदा ना हो। ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की बात करूँगा जब भी करूँगा इस चैप्टर के अंदर। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कंडक्टर, मैंने तारीफ तो लिख दी, इसकी मिसालें क्या हैं। तो चलें आप इसकी मिसालों में लिखेंगे, मसलन तमाम मेटल्स, तमाम धातें जो कि आप पढ़ते हैं वो सारी की सारी कंडक्टर्स होती हैं और वो अच्छी कंडक्टर्स होती हैं। इन मेटल्स के अंदर आप लिख सकते हैं आयरन, कॉपर, सिल्वर और इस तरह की सारी धातें आप लिख सकते हैं जो जो आपको याद हों। तो ये मिसालें भी आ गईं। अब असल सवाल पैदा होगा अब कि कंडक्टर को क्या चीज़ कंडक्टर बनाती है। क्या कोई ऐसी ख़ास चीज़ मौजूद है कि जिसकी मौजूदगी में ये करंट बआसानी गुजर सकता है। तो जी हाँ, ये यहाँ पे भी एक चीज़ मौजूद है जो कंडक्टर को या मटेरियल को इस काबिल बनाती है कि वो अपने अंदर से करंट को बआसानी गुजार सके। तो चलें अब चूँकि हमने कंडक्टर की कहानी समझनी है तो उसके लिए कंडक्टर का अंदरूनी मुआयना करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कंडक्टर के अंदर ऐसा क्या मौजूद है कि जिसकी वजह से करंट इसके अंदर से बआसानी गुजर सकता है। उसके लिए हम जैसा कि इस पूरे चैप्टर के अंदर में डायग्राम बनाते आए हैं उसी तरह से एक अदद डायग्राम बना लेंगे। इस डायग्राम में एक कंडक्टर जुड़ा है, कंडक्टर को जोड़ा गया है एक अदद बैटरी के साथ। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल और ये आ गया
कोई एक अदद स्विच जिसे सिर्फ और सिर्फ हिफाजत के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैसे ही स्विच को बंद किया जाएगा तो स्विच को बंद कर देने से सर्किट मुकम्मल हो जाएगा और सर्किट के मुकम्मल होने से इस कंडक्टर के दोनों सिरों पे आ जाएगा एक अदद पोटेंशियल डिफरेंस, जो कंडक्टर की साइड जुड़ी होगी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से उस पे पॉजिटिव पोटेंशियल आ जाएगा और जो जुड़ी होगी नेगेटिव साइड पे उस पे नेगेटिव पोटेंशियल आ जाएगा। कुछ इस तरह से समझें, ये पॉजिटिव पोटेंशियल आ चुका है और ये नेगेटिव पोटेंशियल आ चुका है। कंडक्टर के अंदर की कहानी ये है कि कंडक्टर में जहाँ पे मौजूद हैं बहुत सारे एटम्स, कुछ इस तरह से ये एटम्स दिखा रहा हूँ आपको। एटम्स पे आप जानते हैं कि एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के बाहर कुछ मदार होते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। अब इन एटम्स में से एक एटम लेता हूं और आपको उसकी सारी कहानी समझाता हूं। ये एक एटम आ गया, एटम का न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में मौजूद हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे चार्ज जमा, न्यूट्रॉन पे मजमूई चार्ज 0। तो इस तरह से न्यूक्लियस पे मजमूई चार्ज होगा पॉजिटिव और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मौजूद हैं कुछ इस तरह के मदार कि जिनमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस तरह से मौजूद है कि वो अपने अपने न्यूक्लियाई के साथ, अपने अपने न्यूक्लियस के साथ बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ जुड़ा हुआ है। कशिश की फ़ोर्स इन न्यूक्लियाई को और इन इलेक्ट्रॉन को आपस में जोड़े रखी हुई है। इनके दरमियान कोई ना कोई ताल्लुक़ है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से बाहर नहीं जाना चाहता, अपने न्यूक्लियस वाले घर को छोड़ के नहीं जाना चाहता। याद रखिएगा, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होता, न्यूक्लियस के बाहर जो मदार हैं तो ये जो हैं ये इलेक्ट्रॉन का घर है। तो इलेक्ट्रॉन इस घर को छोड़ के नहीं जाना चाहता। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि एक और इलेक्ट्रॉन मौजूद हो और ये इस जगह पे पड़ा हुआ हो, अब चूंकि न्यूक्लियस इससे दूर है, न्यूक्लियस इस पे कम फोर्स लगाएगा अपनी जानिब, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा आज़ाद, हम इसे कहेंगे आज़ाद कहेंगे तो इसका मतलब है यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें भी मौजूद हैं, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि यहाँ पे आज़ाद इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। आज़ाद सिर्फ इस वजह से कह रहा हूँ कि ये अपने न्यूक्लियस के साथ बहुत ज़्यादा कशिश के साथ जुड़े नहीं होते, बल्कि आज़ाद होते हैं कि जब भी इन्हें कहीं से थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी तो एनर्जी हासिल करके ये अपना ये वाला घर छोड़ देंगे और चले जाएंगे किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे इन्हें हालात मौजू लगेंगे। अब चूँकि यहाँ पे पोटेंशियल आ चुका है तो यहाँ पे मौजूद जितने भी ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कशिश करेंगे इस पॉजिटिव पोटेंशियल की जानिब, जिसकी वजह से करंट बाआसानी बहना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट बाआसानी क्यों बह रहा है, क्यों गुजर रहा है, क्योंकि कंडक्टर में आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं। कंडक्टर के पास आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स का ज़ख़ीरा होता है। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट की सूरत में इस बात को लिख लेंगे कि ये करंट जो है इसकी वजह बनने वाले कौन है जी, आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स। जब तक ये आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मौजूद होंगे तब तक ये करंट बहता रहेगा। जैसे ही आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स ख़त्म, करंट का बहाव भी ख़त्म हो जाएगा और अब वो मटेरियल कंडक्टर नहीं कहलाएगा बल्कि कहलाएगा इंसुलेटर। तो इसी के साथ इंसुलेटर की तारीफ़ लिख लेंगे कि ऐसे मटेरियल्स जिनमें से करंट नहीं गुजर सकता, इंसुलेटर्स कहलाते हैं। अब अगर इसकी मिसालें आपने देखनी हैं तो ऐसी सारी चीज़ें कि जिनके अंदर से करंट नहीं गुजर सकता, वो सारी की सारी मिसालें होंगी इंसुलेटर की। मिसाल के तौर पे प्लास्टिक है, रबड़ है, लकड़ी है, ये सारी की सारी मिसालें हैं हमारे पास इंसुलेटर्स, और ये सारी की सारी गैर धातें हैं, नॉन मेटल्स हैं। अब यहाँ पे
कंडक्टर में से मैं कह रहा हूं करंट बआसानी गुजर जाता है। किसकी वजह से? आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इंसुलेटर में से करंट नहीं गुजरेगा, क्यों? क्योंकि इसमें मौजूद नहीं है आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स। इसका अगर मैं एक एटम का स्ट्रक्चर आपको दिखा सकूं तो फ़र्ज़ करें कि ये मेरे पास इसका एक एटम है जो कि उसका न्यूक्लियस है। अब यहाँ पे इसके इर्द गिर्द मौजूद हैं कुछ मदार के जिन मदारों के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह से घूम रहे हैं, इस तरह से। अब ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स मैं आपके सामने बना रहा हूँ, ये सारे के सारे न्यूक्लियस के साथ किसी ना किसी कशिश की वजह से रुके रहेंगे। एक तो वजह ये होगी, और दूसरी वजह इंसुलेटर्स की ये होती है कि इनका जो शेल होता है, इनका जो मदार होता है वो मुकम्मल होता है। यहाँ पे देखें तीसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे तीसरे शेल में सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन था। तो वहाँ पे मदार मुकम्मल नहीं था, यहाँ पे मदार मुकम्मल है। तो अब जबकि उसका मदार मुकम्मल है, उसका कुंबा मुकम्मल है, तो वो अपने घर को छोड़ के नहीं जाना चाहेगा। फिर चाहे आप उसको जितनी मर्जी एनर्जी दें, आपको कभी भी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं निकाल सकते। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप यहाँ पे ये कह देंगे कि इसकी वजह ये है कि इसमें से करंट क्यों नहीं गुजर सकता, क्योंकि यहाँ पे आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं हैं। आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने के बावजूद एटम इसकी जानिब नहीं बढ़ेगा। तो यही वजह है इंसुलेटर्स को हम इंसुलेटर्स इसी वजह से कहते हैं कि उसमें चूंकि आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, जिसकी वजह से करंट आगे नहीं जाएगा। और अब तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में फ़र्क मालूम हो गया है। अब उस बात पे चलता हूं जो मैंने कहा था कि ये थर्मल का क्या मतलब है। अब याद रखिएगा कि जितने भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होंगे वो अच्छे थर्मल कंडक्टर भी होंगे। कि अब जानते हैं कि आप जाउल के कानून के मुताबिक ये कह सकते हैं कि अगर उसके अंदर से करंट गुजर रहा है तो उसके अंदर हीट भी गुजरेगी। हीट का मतलब है कि वो हरारती कंडक्टर्स बन जाएंगे, थर्मल कंडक्टर्स बन जाएंगे। और अगर सारे के सारे थर्मल कंडक्टर्स को देखा जाए तो वो अच्छे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हो, ये लाजमी नहीं है। तो ये बात याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, थर्मल कंडक्टर लाजिम है कि होंगे, लेकिन हर थर्मल कंडक्टर अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी हो, यह लाजिम नहीं है। और इसी बात को यूज़ करते हैं माहिर जवाहरात। वो क्या करते हैं, वो इसी कंडीशन से इंसुलेटर और कंडक्टर को इस्तेमाल करते हुए असल और नकल हीरे में फ़र्क तलाश करते हैं। अगर असल हीरा होगा तो जैसे ही वो उसे ज़ुबान के साथ लगाएंगे, असल हीरा अच्छा कंडक्टर होता है हीट का, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी अच्छा है और हरारत का कंडक्टर भी अच्छा है, यानी कि वो इलेक्ट्रिकल और थर्मल दोनों में अच्छी कंडक्शन कर सकता है। तो जब ज़ुबान के साथ उसे जवाहर लगाएगा तो उसे वो हीरा गर्म महसूस होगा। तो अगर तो वो गर्म है तो वो असल हीरा है। और जो नकली हीरा होगा, जो प्लास्टिक और शीशे का बना हुआ होगा, वो चूँकि इंसुलेटर है और इंसुलेटर में ना इलेक्ट्रिसिटी गुजरेगी ना हीट गुजरेगी, तो इस वजह से वो असल हीरे की निस्बत ठंडे होते हैं। तो इस तरह से आप असल और नकल हीरे में फ़र्क कर सकते हैं इंसुलेटर और कंडक्टर के इल्म को इस्तेमाल करते हुए। उम्मीद करता हूं कि ये इंसुलेटर और कंडक्टर का फ़र्क आपको समझ आ गया है। जी तो मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अब आप मजमूई तौर पर 7 सवालात का हल सीख चुके हैं। आज के लेक्चर में सिखाया है मैंने आपको सवाल नंबर 14.6 और 14.7 का हल। उम्मीद करता हूं कि ये दोनों सवालात आपने अच्छी तरह से समझ भी लिए हैं और उम्मीद करता हूं कि आपने इसको ज़हन नशीन भी कर लिया है। मुझे आप इजाज़त दें, मिलेंगे अपने आइंदा वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।